नमः संस्कृताय मित्रों, एक बार फिर से मैं आचार्य गौतम अधिकारी काशी की धरती से अपने YouTube चैनल मालवीय संस्कृत एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे। बिहार बोर्ड संस्कृत दसम वर्ग का पाठ है, चतुर्थ पाठ है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य में लेखिका पाठ जो है नाम से ही स्पष्ट है कि इस पाठ में हम सिर्फ और सिर्फ जो है संस्कृत साहित्य में जितने भी लेखिकाएं हुए हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए आरंभ करते हैं। समाजस्य यानम पुरुषय नारीभिश्च चलति। समाज रूपी जो यान है अर्थात गाड़ी है वो नारी और पुरुष के सहयोग से चलता है। प्रश्न बनेगा आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कि समाज रूपी जो गाड़ी है किसके सहयोग से चलता है, तो पुरुष और नारी के सहयोग से चलता है। साहित्यो अपि समानम उभयो महत्वम, कहता है कि साहित्य में इन दोनों का जो है समान महत्व है। प्रश्न बनेगा कि साहित्य में किनका समान महत्व है, तो पुरुष और नारी दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति यशश्च लभन्ते। जिस प्रकार आज जो है सभी भाषाओं में और साहित्य की रचना में स्त्रियां तत्पर हैं, ऐसा हमें प्राप्त होता है। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालात् एव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूना अधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य की समृद्धि में प्राचीन काल से ही जो है स्त्रियों का जो है योगदान न्यूनतम या अधिकतम रहा है। पाठे अस्मिन् प्रसिद्धानां लेखिकानां एव चर्चा वर्तते। इस पाठ में प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है। येन साहित्य निधि पुण्य तासाम योगदानम ज्ञायते। जो साहित्य रूपी जो निधि है, खजाना है, उसमें इनका योगदान प्राप्त होता है। पाठ यहाँ से मूल आरंभ होता है। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकारश्च संवर्धितम। कहता है कि इस विपुल संस्कृत साहित्य में विभिन्न बहुत सारे कवि और शास्त्रकार हुए हैं। कवि भी तृतीया विभक्ति बहुवचन। वैदिक कालात् आरभ्य शास्त्राणां काव्यांच रचने संरक्षणे च यथा पुरुषाः दक्षिता अभवन् तथैव स्त्रियों अपि दत्तावधानाः। कहता है कि वैदिक काल के आरंभ से ही साहित्य शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में जिस प्रकार से पुरुष आगे हैं, ठीक उसी प्रकार स्त्रियां भी जो है तत्पर और आगे रही हैं। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषिया प्रत्युत ऋषिका अपि संति। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए कि वैदिक युग में मंत्रों का दर्शन करने वाले सिर्फ केवल ऋषि ही नहीं अपितु ऋषिकाएं भी हुई हैं। तो प्रश्न यहाँ बनेगा कि किस युग में मंत्रों का दर्शन करने वाले ऋषिकाएं भी हुई हैं। कस्मिन युगे, तो वैदिक युगे, वैदिक युग में। ये ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिएगा, वैदिक युग में। आगे देखते हैं। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे पंचऋषिका मंत्र दर्शनत्यो निर्दिश्यन्ते। कहता है कि ऋग्वेद में 24, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है, तो 24 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। वहीं ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। वहीं अगर अथर्ववेद की अगर बात किया जाए तो अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं का नाम मिलता है, जिनका नाम इस प्रकार है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न 2 नंबर में भी आएगा कि अथर्ववेद के 5 ऋषिकाओं का नाम आप लिखें। तो देख सकते हैं 5 ऋषिकाओं का जो नाम है अथर्ववेद में, यमी, अपाला, उर्वशी, वागाम्भृणी, इंद्राणी। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देगा आपको एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन जो है अथर्ववेद की ऋषिकाएं नहीं हैं, तो या फिर दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन अथर्ववेद की ऋषिकाएं हैं। 4 ऑप्शन में आपका दे देगा यमी, अपाला, उर्वशी और उपयुक्त सभी। या फिर हो सकता है कि दे दे प्रश्न आपको इनमें से कौन नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से 2023 बोर्ड के लिए कि अथर्ववेद की 5 ऋषिकाओं का नाम क्या है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और 2 नंबर के सवाल में भी आपके प्रश्न बनेंगे। आगे फिर देखते हैं। बृहदारण्यक उपनिषदि, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस पाठ में बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे जिसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। बृहदारण्यक उपनिषदि यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद, पहले बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें एक नाम आता है याज्ञवल्क्य का, याज्ञवल्क्य। तो
ध्यान देना है, बृहदारण्यक उपनिषद जो नाम से ही है सबसे बड़ा उपनिषद है उपनिषदों में। और याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक ऋषिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्यम आत्मतत्वम शिक्षति। पता है कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी हुई है मैत्रेयी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है, तो मैत्रेयी हैं, और जो याज्ञवल्क्य से आत्म तत्व की शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए कि आत्म तत्व की शिक्षा लेते हैं। प्रश्न बनेगा कि याज्ञवल्क्य जो है इनका वर्णन किस उपनिषद में आता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है, तो मैत्रेयी है। मैत्रेयी जो है याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को किस तत्व की शिक्षा देते हैं, तो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकनवी तिष्ठति अस्मा। कहता है कि जनक की सभा में शास्त्रों में निपुण गार्गी और वाचकनवी जो हैं वो बैठती थी। जनक की सभा में दो विदुषी हुई हैं जो बैठती थी, जिनका नाम है गार्गी और वाचकनवी। ये भी नाम याद रखिएगा कि जनक की सभा में कौन बैठती हैं, तो गार्गी और वाचकनवी। ये दो नाम आपको ध्यान रखना है कि ये जो है जनक की सेवा में बैठती हैं। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशील परायाः सुलभाया वर्णनम लभ्यते। कहता है कि महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत अनुशील सुलभा का भी वर्णन हमें प्राप्त होता है। महाभारत में एक और नाम आता है, आपका ध्यान दीजिएगा कि महाभारत में एक और नाम मिलता है आपका, जिनका नाम है सुलभा। इतने सारे प्रश्न हमारे बने, ऑब्जेक्टिव देखते जाते हैं। आगे है लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायः 44 कवित्यानां सार्धशतम पदानि स्फुट रूपेण इतस्तो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में एक ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन मिलता है, तो 40। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन मिलता है, 40। तो ये प्रश्न आपके हैं इंपॉर्टेंट। फिर से देखते हैं एक बार, किस युग में मंत्रों का दर्शन करने वाले हैं ऋषिकाएं हुई हैं, ऋषि ही नहीं अपितु ऋषिकाएं भी हैं। तो वैदिक युग में ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है, तो 24। अथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है, तो 5। यमी, अपाला, उर्वशी, वागांबरिणी, इंद्राणी। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी है मैत्रेयी, जो याज्ञवल्क्य उनको आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। जनक की सभा में गार्गी और वाचकनवी बैठती हैं, और महाभारत में सुलभा का एक नाम आया है इस विदुषी के रूप में, तो महाभारत में जो है सुलभा का एक वर्णन मिलता है। और लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन मिलता है। सार्धशतम पदानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। जो 150 पदों में इनका स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। 40 कवित्रियों का वर्णन है और लौकिक संस्कृत साहित्य में, और 150 पदों में स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। तासु विजयांका प्रथमा कल्पा वर्तते। उनमें विजयांका प्रथम कल्प की है। सा च श्याम वर्णा आसीत इति। आगे देखते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन मिलता है, जिसमें विजयांका जो है प्रथम कल्प की है। प्रश्न आपका बनेगा कि विजयांका किस कल्प की है, तो प्रथम कल्प की है। उनका वर्ण क्या है, तो श्याम वर्ण की है। और विजयांका को ही जो है आगे के लाइन में आपको मिलेगा कि एक श्लोक आया है, नीलोत्पल दल श्यामा विजयांकाम जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। नीले कमल के समान जो विजयांका है वो उन्हें कौन नहीं जानता है। वृथैव, वृथा जोड़ एव, वृद्धि संधि है यहाँ पे। दंडिना प्रोक्ता, दंडी ने कहा है सर्व शुक्ला सरस्वती। यहाँ पर शब्द को देखिएगा, नकारात्मक वाक्य है, लेकिन इसमें सकारात्मक आपको देखना है कि कहा जा रहा है कि दंडी ने उन्हें बेकार में ही सर्व शुक्ला सरस्वती की उपाधि से नहीं नवाजा है। उनमें कुछ बात थी, तभी जो है दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती की उपाधि से जो है विजयांका को नवाजा है। सर्व शुक्ला सरस्वती जो विद्या की देवी है, उस उपाधि से जो है विजयांका को नवाजा गया है। किसके द्वारा, दंडी के द्वारा। तो बेकार में ही नहीं, वृथैव कहने का तात्पर्य है कि बेकार में ही उन्हें ये उपाधि नहीं प्रदान की गई है। उनमें कुछ बात थी, तभी जो है विजयांका को जो है सर्व शुक्ला सरस्वती की उपाधि दिया गया। तो प्रश्न बनेगा आपका कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है, तो विजयांका को कहा गया है। सर्व शुक्ला सरस्वती जो है किसने कहा है, तो दंडी ने कहा है।
तस्य कालः अष्टम शतकम अनुमीयते। इनका जो काल है 8वीं सदी बताया गया है। इनका काल जो है अष्टम शतकम अनुमीयते। अनुमीयते मतलब अनुमान लगाया जाता है कि वे 8वीं शताब्दी में हुई थी। चालुक्य वंशीयस्य राज्ञी विजय भट्टारिका एवं विजयांका इति बहु मन्यते। चालुक्य वंश के रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है, ऐसा बहुतों का मानना है कि विजय भट्टारिका जो चालुक्य वंश की हैं, चालुक्य वंश की रानी है, वही विजयांका है, ऐसा बहुतों का मानना है, ऐसा अनुमान है। किंच कुछ शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा प्रभृतियों दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पदे प्रसिद्धा। और भी बहुत सारे कुछ लेखिकाएं हुई हैं जिनमें शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा इत्यादि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं जो हैं अपने स्पष्ट पदों के लिए प्रसिद्ध हुई हैं। अब आगे देखते हैं। विजयनगर राज्य से नरेशः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन इति विदित में। वह विजयनगर राज्य के जो नरेश हुए हैं उन्होंने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए जो प्रयास किया है, बहुत सारे प्रयास किए हैं, ऐसा विदित में वह ऐसा प्रसिद्ध है। तेसाम अंतःपुर अपि उनके अंतःपुर में संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभवन। उनके अंतःपुर करने का मतलब है कि जहां पर स्त्रियां रहती हैं। हर एक जो राजमहल होता है वो ठीक बीचों बीच ऐसे जगह पर होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों को रहने का प्रबंध होता है, राज्य के बीचों बीच, वो अंतःपुर कहलाता है। तो वहां पर अंतःपुर में, उनके अंतःपुर में संस्कृत की रचना में जो है बहुत सारी कुशला जो हैं, कुशल हुए हैं, रानियां हुई हैं। कंपन रायस्य चतुर्दश शतकम एक आया फिर से नाम आपका, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। कंपन राय, इनका समय है 14वीं शताब्दी, 14वीं सदी। इनकी रानी हुई है गंगा देवी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका ये, गंगा देवी। इन्होंने मधुरा विजयम ये ध्यान रखिएगा, मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरे विजय घटनाम आश्रित्य अरचयत। उन्होंने अपने पति के विजय घटना पर जो है आश्रित एक महाकाव्य की रचना की है जिसका नाम है मधुरा विजयम। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कंपन राय की पत्नी का क्या नाम है, तो गंगा देवी, और उनका समय क्या था, 14वीं सदी। इन्होंने किस महाकाव्य की रचना की है, तो मधुरा विजयम, जो मधुरै घटना विजय घटना पर आश्रित रचना है। तत्र अलंकाराणाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते। इसमें अलंकारों का सन्निवेश देखने को मिलता है। तस्मिन् एव राज्ये षोडश शतके राजशासनं कुर्वत् अच्युत रायस्य राज्ञी तिरुमलांबा वरदाम्बिका प्रणय नामकं चंपू प्रौढ़ चंपू काव्यम अरचयत। फिर कहता है आगे, उसी राज्य में जो है, यानी कि उसी राज्य में विजयनगर में 16वीं सदी में, अब एक और आया कि 16वीं सदी में कौन हुए हैं, तो अच्युत राय 16वीं सदी में हुए हैं और इनकी पत्नी का नाम है तिरुमलांबा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछता है बार बार कि तिरुमलांबा ने किस चंपू काव्य की रचना की है, तो वरदाम्बिका परिणय। याद रखिएगा कि वरदाम्बिका परिणय जो है चंपू काव्य की रचना किसने की है, तो तिरुमलांबा ने किया है। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्यः ललित पद विन्यासेन चातिउ शोभते। उसमें जो है संस्कृत गद्य की छटा सभी पदों में ललित रूप से देखने को मिलता है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। पता है कि इसमें जो है संस्कृत साहित्य के सब बड़े से बड़े जो है पद देखने को वहां मिलते हैं। आगे का देखेंगे, आगे एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आगे के नेक्स्ट टॉपिक पर। आधुनिक काल में जो है संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमा राव 1890 से 1993, इनका जन्म 1890 और मृत्यु जो है 1953 ईस्वी दिया गया है। नाम है विदुषी अतीव प्रसिद्धा। नाम की जो विदुषी हुई हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं।
तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम रचितम। वो अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन चरित्र पर उन्होंने एक काव्य की रचना की है जिसका नाम है शंकर चरितम। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि आधुनिक काल की लेखिका कौन हुई है, तो पंडिता क्षमा राव। उनका जन्म 1890 ईस्वी, मृत्यु 1953 ईस्वी। पिता का नाम शंकर पांडुरंग पंडित। उनके अपने पिता के जीवनी पर उन्होंने एक काव्य की रचना किया जिनका नाम है शंकर चरितम। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद ग्रंथान प्रणीतवती। कहते हैं कि इत्यादि अनेक गद्य और पद की रचना इन्होंने किया है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के, गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर के, विचारों से प्रभावित होकर के उन्होंने और भी बहुत सारे काव्यों की रचना की है जो गद्य और पद्य दोनों रूप में मिलते हैं। सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति और बस इतना ही इत्यादि। तो देखेंगे ये प्रश्न काफी आपके इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी और सब्जेक्टिव के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आता है लिखने के लिए प्रश्न कि पंडिता क्षमा राव के बारे में लिखे, या हो सकता है कि आधुनिक काल की लेखिका जो हुई है उनके बारे में लिखें। तो पंडिता क्षमा राव को लिखना है आपका 1890 से 1953। उनका जन्म और मृत्यु, पिता शंकर पांडुरंग, उनके अपने जीवनी पर शंकर चरितम, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के ये लिखे हैं। अब आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल लेखन तासु कवित्रिषु पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रवृत्तियों अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पुरयन्ति। कहता है कि वर्तमान काल में लेखन में कवित्रियों में जो नाम आता है उनका नाम है पुष्पा दीक्षित वनमाला, जिनको हम संस्कृत में जो है इन्हें माता की उपाधि से हम लोग प्रणाम करते हैं। अभी भी ये वर्तमान में लेखन में इनका जो योगदान जो है काफी जो है प्रशंसनीय है। संस्कृत साहित्य की जो निधि है उसको ये भरने में जो है इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और नाम आता है आपका भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो प्रश्न आपके बनेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है वर्तमान काल की लेखिकाएं हुई हैं, तो आपको याद रखना है पुष्पा दीक्षित वनमाला और भवालकर मिथिलेश कुमारी। तो आज के लिए इतना है मित्रों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।